अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर का अपना 7वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में सबसे पहला टॉपिक जो हमको बात करना है वो है टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, यानी दो मुतवाज़ी बरगुज़ार जो धाती तार होते हैं जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है, तो उनके दरमियान जो क़ुव्वत कशिश पैदा होंगी या क़ुव्वत दफ़ा पैदा होगी, उसके बारे में आज के इस लेक्चर की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो हमको डील करना है वो ये है कि अगर मान लो दो पैरेलल वायर्स हैं और दो मुतवाज़ी तार हैं और उनमें से बरकी रो एक ही सिमत में अगर गुजर रही है तो उनके दरमियान क़ुव्वत कशिश पैदा होती है। और अगर दो पैरेलल वायर्स हैं लेकिन उनमें बरकी रो जो है वो अपोजिट सिमतों में अगर गुजर रही है तो उनके दरमियान क़ुव्वत दफ़ा पैदा होती है, यानी रिपल्सिव फोर्स पैदा होती है। तो ये कैसे होता है, इसका एक्सप्लेनेशन हमको शुरुआत में करना है आज। तो आप देखिए इस फिगर में, जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग वायर्स हैं, एक है W1 एक है W2, और इन दोनों वायर्स में से बरकी रो जो है I1 और I2 दोनों भी एक ही सिमत में गुजर रही है, मतलब लेफ़्ट टू राइट। I1 जो है वो भी लेफ़्ट से राइट जा रही है, I2 जो है वो भी लेफ़्ट से राइट जा रही है, और इन दोनों तारों के दरमियान का जो फासला है वो D है। ओके, तो ऐसी सूरत में जब ये बरकी रो गुजरना शुरू होगी तो ओर स्टेट के तजुर्बे के मुताबिक तार W1 में जो करंट गुजरेगा तो वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिसी मैदान बनाएगा। उसी तरीके से तार W2 में से जो करंट गुजरेगा वो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डेफिनेटली एक दूसरे के ऊपर असर करेगी। ओके, मतलब W1 की मैग्नेटिक फील्ड का असर W2 पर पड़ेगा और W2 की मैग्नेटिक फील्ड का असर W1 पर पड़ेगा। तो हमको यहाँ पर यही चीज़ देखना है कि दोनों के दरमियान अगर दोनों करंट एक ही सिमत में गुजरते हैं तो उस सूरत में दोनों एक दूसरे के ऊपर कौन सी क़ुव्वत का अमल करते, मतलब क़ुव्वत कशिश का अमल करते या क़ुव्वत दफ़ा का। तो सबसे पहले यहाँ पर हम तार W1 के ज़रिए, तार W1 में से जैसा हमने देखा कि I1 करंट गुजर रहा है तो वो W2 के ऊपर जो मैग्नेटिसी हमाला पैदा करेगा बायो-सेवर्ट कानून के मुताबिक, यानी बायो-सेवर्ट लॉ जो है उसके मुताबिक उसकी जो कीमत होगी वो होगी B = μ0/2 पाई I1/D। ओके, यहाँ पर जो करंट है वो I1 है। इसको आप यहाँ पर इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि B = μ0 ये जो 2 पाई है, तो इस 2 पाई को आप हटाकर इसकी जगह पर 4 पाई ले सकते हैं अगर आपने यहाँ पे ऊपर 2 लिया तो। ओके, यानी वो क्या फॉर्मूले वगैरह के लिए आप उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो μ0/2 पाई I1/D, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब यहाँ पर आप राइट हैंड रूल यूज़ कर सकते हैं। जब आप तार W2 के लिए राइट हैंड रूल को अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मतलब तार W1 के लिए जब राइट हैंड रूल को यूज़ करेंगे आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ का कि करंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। तो ये डायरेक्शन में आप अपना अंगूठा रखो और अपनी उंगलियों को उस तार के अतराफ़ में लपेट दो। जब आप उसको लपेटेंगे तो जब आपकी उंगलियां जो है लपेट कर W2 की तरफ जब जाएंगी तो आप देखेंगे कि वो ऊपर से नीचे की सिमत में जा रही है। ओके, मतलब यहाँ पर आप देखो कि अंगूठा आपका ये सिमत में जाएगा और लपेटी हुई उंगलियां जो है वो ये इस तरह से जाएंगी। मतलब ये कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगी, तार W2 के करीब जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो ऊपर से अंदर जाने वाली बनेगी, और इसीलिए उसको हमको ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर से अंदर उमूदन पेज की सतह के अंदर जाने वाली बन रही है। ओके, तो चलो यहाँ पर उसी चीज़ का हम लोगों ने यहाँ पे जिक्र किए कि ये जो मैग्नेटिसी हमाला जो बना है इक्वेशन 1 के अंदर, इसकी जो सिमत है वो पेज की सतह से उमूदन अंदर की जानिब है। ओके, अब सेम ऐसे ही हम तार W2 जो है उसके बारे में बात करेंगे। तार W2 जो है उसमें से I2 करंट गुजरा, उसमें से जो करंट है वो I2 गुजर रहा है।
तो इस बरकीरॉ की वजह से, मतलब ये जो करंट I2 है इसकी वजह से, और धाती तार W1 में से जो करंट गुजर रहा है यानी I1, उसकी वजह से जो मैग्नेटिसी आमाला जो B तैयार हुआ, इन दोनों की वजह से वहाँ पर एक मजमूई कुव्वत, एक रिजल्टेंट फोर्स जो है वो अमल करेगी। और वो मालूम करने के लिए हमको लॉरेंट्ज़ फोर्स इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। ओके, लॉरेंट्ज़ फोर्स का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर वो फॉर्मूला आपके सामने है, F इज इक्वल टू I2 इंटू म्यू ज़ीरो इंटू I1 अपॉन 2 D इंटू इंटीग्रेशन DL। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बोलते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्स इक्वेशन। ओके, अब आप एक चीज़ देखो कि ये जो फोर्स जो है, तो ये फोर्स तार W1 की वजह से तार W2 पर अमल कर रही है, और इसकी जो सिमत है वो तार W2 की जानिब रहेगी। अब क्योंकि ये जो फोर्स है ये तार W2 की जानिब है, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक कुव्वत कशिश है। यहाँ पर आप इंटीग्रेशन DL जो है उसकी वैल्यू जो है वो बना सकते हैं। आप देखो, आप ऐसा इमेजिन करो कि मान लो दोनों तार जो है वो लामहदूद लंबाई वाले हैं, इनफाइनाइट लेंथ वाले हैं, तो फिर इंटीग्रेशन DL जो है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। अब आप सोचो, अगर आपने इंटीग्रेशन DL की वैल्यू इन्फिनिटी अगर आपने ले लिए, तो आप गौर करो कि यहाँ पर इस जगह पर यहाँ अगर आप इन्फिनिटी रख देंगे तो ये जो F है ये खुद इन्फिनिटी हो जाएगी। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जैसे ही हम इंटीग्रेशन DL का आंसर इन्फिनिटी लेते हैं, तो इक्वेशन 2 के मुताबिक वो जो कुव्वत जो बनेगी, वो कुव्वत यानी दोनों के दरमियान जो कुव्वत कशिश होगी वो इनफाइनाइट फोर्स बन जाएगी। ओके, लेकिन ज़ाहिर है इनफाइनाइट लंबे तारों का जो कंसेप्ट है वो जस्ट मतलब एक इमेजिनेशन भी बोल सकते हैं आप लोग, या जस्ट एक कन्वीनियंस है। मान लो लेकिन कि जो धाती तार है उनकी लंबाई इनफाइनाइट नहीं है बल्कि फाइनाइट है, यानी महदूद लंबाई है, और उसकी कीमत हम L ले लेते हैं, कैपिटल L। तो ऐसी सूरत में ये इंटीग्रेशन DL का आंसर कैपिटल L हो जाएगा। ओके, अब ये वैल्यू अगर आपने इंटीग्रेशन की यहाँ इक्वेशन 2 में ला के रख दिए, तो फॉर्मूला बनेगा F इज इक्वल टू I2 इंटू म्यू ज़ीरो इंटू I1 अपॉन 2 D इंटू इंटीग्रेशन DL का आंसर L आ गया। अब आप L को शिफ्ट कर दो। जैसे आप L को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर आपको F बाय L मिलेगा, और ये जो F बाय L जो है, तो इसको बोलेंगे हम लोग कुव्वत फी इकाई लंबाई, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो F बाय L की वैल्यू मिलेगी म्यू ज़ीरो अपॉन 2 इंटू I1 I2 अपॉन D। ओके, तो ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले से हमको फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू मिल गई। यहाँ पर आप याद रखिए कि सेम ऐसा ही फार्मूला हम लोग तार W2 में से गुजरने वाले में से गुजरने वाला जो करंट है उसके लिए भी बना सकते हैं। जब हम तार W2 से गुजरने वाला जो करंट है I2, उसकी वजह से तार W1 के ऊपर जो कुव्वत कशिश अमल करेगी उसका फार्मूला बनाएंगे, तो वो भी फार्मूला यही मिलने वाला है, यानी वो भी फार्मूला आएगा F बाय L इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो अपॉन 2 इंटू I1 I2 अपॉन D। ओके, इस तरह से एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि अगर हम पहले तार के ज़रिए दूसरे तार पर और दूसरे तार के ज़रिए पहले तार पर अमल करने वाली कुव्वतों की अगर बात करें, तो वो कुव्वतों का रिलेशन हमको इस तरह से मिलेगा, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12। ओके, यानी ये दोनों जो कुव्वतें जो मिलेंगी तो वो मसावी लेकिन मुखालिफ मिलेंगी, और यही रीज़न है कि वो कुव्वत कशिश होगी। ओके, यानी दोनों जो तार है वो एक दूसरे को कशिश करेंगे अगर उनमें से गुजरने वाले करंट की जो सिमतें हैं, बरकीरों की जो सिमत है, अगर वो साथ में है तो। लेकिन अगर दोनों तार जो मुतवाज़ी हैं लेकिन उनमें से गुजरने वाले करंट जो है वो अपोजिट सिमतों में है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग ज़िद मुतवाज़ी यानी एंटी पैरेलल कहेंगे। और एंटी पैरेलल कंडीशन के अंदर उनके दरमियान जो कुव्वतें पैदा होंगी तो वो कुव्वतें दफ़ा पैदा होगी। ओके, तो ये था हमारा आज का पहला टॉपिक। अब इसी टॉपिक को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिक करंट जो है तो उसकी इकाई जो है, उसकी जो SI यूनिट है उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके, यानी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको डेफिनेशन जो दी गई है वो डेफिनेशन
इसी कंसेप्ट को या इसी फॉर्मूले को यूज़ करके दी गई है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि एसआई निज़ाम के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट है वह एम्पियर है। जिस ज़माने में 1960 के करीब जब एसआई निज़ाम बना था तो उस ज़माने में एम्पियर की डेफिनेशन एक अलग तरीके से बनाई गई थी, लेकिन मौजूदा ज़माने में, आज के ज़माने में इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनाने के लिए ये वाला फार्मूला जो है वो यूज़ किया जाता, यानी F/L इज इक्वल टू μ0/2π इंटू I1I2 अपॉन डी। अब आप इस फॉर्मूले में एक चीज़ देखिए, ऐसा सपोज करो कि दोनों जो तार है W1 और W2 दोनों में से गुजरने वाला करंट 1 एम्पियर है। ओके, तो यहाँ पर हमको ये जो है I1 उसकी वैल्यू 1 एम्पियर लेना पड़ेगा। इसी तरीके से I2 जो है उसकी वैल्यू भी हमको लेना पड़ेगा 1 एम्पियर। ओके, और एक और चीज़, एक काम करते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि दोनों के दरमियान का फासला D जो है वो 1 मीटर है। ओके, अगर ऐसा है तो फिर ये फार्मूले के अंदर हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, F/L इज इक्वल टू μ0/2π इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1। ज़ाहिर है 1 इंटू 1 अपॉन 1 का मतलब 1 होगा, तो F/L जो है उसकी वैल्यू आ गई μ0/2π। अब आप एक काम करो, ये जो μ0/2π है इसको μ0/4π बना दो। क्यों बना दो, तो उसका रीज़न ये है कि ये जो चीज़ हमारे पास है μ0/4π, इसकी वैल्यू हमको मालूम है और वो वैल्यू है 10⁻⁻7। ओके, μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है ऐसा निज़ाम में, इसीलिए हम इसको μ0/4π ही लेंगे हमेशा। तो इसको 4π करने के लिए नीचे 2 से मल्टीप्लाई करें, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये कुछ ऐसा बन गया। अब आप वैल्यू पुट कर दो, तो F/L की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर। अब ये जो चीज़ हमको मिली इसको यूज़ करके हम एम्पियर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप याद रखो, ये जो कुव्वत हमको मिली है, ये वाली कुव्वत, ये उस वक्त मिली जब हमने दोनों तारों में 1 एम्पियर करंट लिया है। ओके, जिनके दरमियान का फासला 1 मीटर था। तो इसीलिए हम इस कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, इस वैल्यू को यूज़ करेंगे। देखिए डेफिनेशन 1 एम्पियर की क्या बनेगी, इस तरह से उसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर दो बरगुजार धाती तारों के दरमियान का फासला 1 मीटर हो और उनके दरमियान पैदा होने वाली कुव्वत फी इकाई लंबाई की कीमत 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर हो, तब उनमें से गुजरने वाला करंट या बरकिरो 1 एम्पियर का होता है। ओके, इफ़ द 2 parallel wires conducting wires are separated by a distance of 1 meter and the force per unit length acting on between them between those two wires is 2 into 10⁻⁻7 Newton per meter, then the value of current flowing through the wires will be 1 एम्पियर। ओके, यानी इस तरीके से हम 1 एम्पियर को जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे मौजूदा ज़माने में बरकिरो की जो इकाई है एम्पियर, उसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरह से है। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक के ऊपर। हमारा जो अगला जो क्वेश्चन या अगला जो टॉपिक हमको यहाँ देखना है वो है कि अगर हमारे पास एक धाती तार से बना हुआ एक दायरवी तार, एक सर्कुलर वायर है मान लो, तो उस सर्कुलर वायर का अगर एक कॉस लिया जाए, उसका एक आर्क अगर है, तो उस आर्क के ज़रिए कितना मैग्नेटिसी मैदान, कितनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तैयार होगी। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये फिगर को समझ लो। आप देखो यहाँ पर हमने एक सर्कुलर एक वायर लिया, लेकिन पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं लिया, बल्कि उस सर्कल का सिर्फ हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इतना बड़ा एक आर्क लिया है। ओके, मतलब यहाँ पर आप देखो कि ये जो चीज़ है तो ये आर्क है इतनी बड़ी, इसमें पॉइंट O जो है वो सेंटर है और ये जो R है तो ये उसका रेडियस है। ऐसी सूरत में कितनी मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट O पर बनेगी, तो वो हमारा टारगेट है, यानी वो हमको मालूम करना है। तो उसके लिए हम एक काम करेंगे, सबसे पहले हम इस आर्क को, ये जो आर्क हमारे पास है, इस आर्क को अलग अलग छोटे छोटे इकाई हिस्सों में हम उसको तकसीम कर सकते हैं। तो आप ऐसा इमेजिन करो कि पॉइंट A के करीब जो है वो इसका एक छोटा सा इकाई पार्ट, एलिमेंटल पार्ट है, जिसको हमने यहाँ पर आप देखो ये वाला जो पार्ट है तो ये DL लंबाई वाला है। ऐसे इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होंगे अलग अलग। यहाँ पर एक ख़ास बात यह है कि हर पार्ट के ज़रिए, हर पार्ट जो है वो R बार से परपेंडिकुलर आएगा पॉइंट O पर,
यानी आप इस चीज़ को देखो, बराबर गौर करो इस बात को कि जब आप यहाँ ले रहे हो तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा तो ये दोनों के बीच का एंगल 90 आएगा। अगर आपने एक आधा पार्ट यहाँ लिए और इसको पॉइंट ओ के साथ कनेक्ट करें तो ये एंगल 90 का आएगा। ओके, तो कहने का मतलब जितने भी एलिमेंट्री टुकड़े लेंगे तार के या इस कॉस के, वो सब के सब उनका जो वेक्टर आएगा वो पॉइंट ओ के साथ जोड़ने पर वो राइट एंगल ही आने वाला है, 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगा। अब मान लो कि इस आर्क में से आई करंट पास हुआ। जब आई करंट पास होगा तो उस एलिमेंट्री पार्ट यानी जिसकी लंबाई dl है उसके लिए अगर हम यहाँ पर बायो-सेवर्ट का जो कानून है वो अगर इस्तेमाल करें तो उसका फॉर्मूला जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा, dB इज इक्वल यानी मैग्नातिसी मैदान या मैग्नातिसी अमाला का फॉर्मूला पॉइंट ओ पर जो बनेगा वो इस तरह से होगा, dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब ये एक छोटे से टुकड़े के लिए हो गया। अगर हमको पूरे कॉस के लिए यानी पूरे आर्क के लिए ए से लेकर बी तक पूरे आर्क के लिए अगर मैग्नातिसी अमाला अगर चाहिए तो उसके लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से लेकर बी तक म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ओके, इसमें से म्यू 0 अपॉन 4 पाई कॉमन एक कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो। ऐसे ही इंटीग्रेशन ये जो डी बी है इसकी वैल्यू बी हो जाएगी। ओके, और ये जो कांस्टेंट है इसको हमने बाहर कर दिया। चलो ठीक है, तो इंटीग्रेशन में बचा ए से लेकर बी तक आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब आप यहाँ पर एक काम करो, आप यहाँ पर कॉस की लंबाई का ज़ाब्ता यूज़ कर सकते हैं, आर्क लेंथ फार्मूला। आर्क लेंथ फार्मूले के हिसाब से आर्क लेंथ जो है वो हमेशा क्या होती है, एंगल इंटू रेडियस के बराबर होगी। यानी एंगल और रेडियस, जाविया और निस्फ कुत्र, इन दोनों का जो हासिल ज़रब है वो कॉस की लंबाई के बराबर होगा। अब आर्क लेंथ है एल, एंगल है थीटा और रेडियस है आर, इसलिए एल इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा इंटू आर। अब आप इसका डेरिवेटिव ले लो। जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा डी एल इज इक्वल टू डी थीटा इंटू आर। अब क्योंकि हमने यहाँ पर एल को हम थीटा में कन्वर्ट कर रहे हैं इसलिए हमको एल की जो यूनिट्स है उनको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन की हदों को यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को अगर चेंज करना चाहें तो आप देखो इसको इस तरह से चेंज कर सकते कि पॉइंट ए जो है वहाँ पर एंगल जो है वो 0 बनेगा। ओके, मान लो कि उसकी वैल्यू 0 है तो पॉइंट बी पर जब जाएंगे तो वहाँ तक आए तक एंगल थीटा हो जाएगा। इसका मतलब पॉइंट ए पर लिमिट हो गई 0 और पॉइंट बी पर लिमिट हो गई थीटा। तो लिमिट चेंज करके जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेकर थीटा तक। अब आप देखो आई डी एल था, आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर था, तो आई डी एल की जगह पर डी थीटा इंटू आर ले लिए अपॉन में आर स्क्वायर। ज़ाहिर है आर से आर यहाँ पर जैसा आप देख रहे हो कि ये वाले आर से ये स्क्वायर कट जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला जो आपको मिलेगा अपॉन में आर होगा। अब आई और आर को आप बाहर कर दो कांस्टेंट होने की वजह से, तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर, इंटीग्रेशन में बचा डी थीटा और इसकी लिमिट रहेगी 0 से लेके थीटा तक। अब आप देखो इंटीग्रेशन डी थीटा का आंसर होगा थीटा। ओके, इसलिए म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रेशन डी थीटा का आंसर थीटा आ गया। लिमिट्स है थीटा से 0 से लेकर थीटा तक, वैल्यूज पुट कर दो। पहले अपर लिमिट लेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट, तो थीटा की जगह पे पहले थीटा ले लो, माइनस करके थीटा की जगह पे 0 ले लो। ओके, थीटा माइनस 0 मतलब थीटा। तो इस तरीके से फॉर्मूला जो हमको मिलेगा वो मिलेगा बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। ओके, यहाँ पर याद रखो थीटा वो जाविया है जो उस आर्क ने बनाया है पॉइंट ओ पर। ओके, जिस आर्क ए बी की जो हमने स्टडी शुरू किए थे उसने जो एंगल पॉइंट ओ पर बनाया, सेंटर पर जो एंगल बनाया वो एंगल थीटा है। तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मरकज़ी नुक्ते पे तैयार होगी। अब ये फार्मूले को आप बदल सकते हैं पूरे सर्कुलर लूप के लिए। आप ऐसा मान लो कि आपने ये जो धाती तार है इसको कंप्लीट करके कंप्लीट सर्कल बना दिया, पूरा दायरा, मुकम्मल दायरा बना दिए। तो थीटा जो है पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए उसकी वैल्यू हो जाएगी 360 डिग्री या 2 पाई। मतलब ये जो थीटा है तो थीटा की वैल्यू
आप देखो अगर हम पूरे सर्कल की अगर बात करें तो थीटा विल बी 2 पाई, मतलब 360 डिग्री का हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं पूरे सर्कल के लिए। तो थीटा की जगह पे 2 पाई ले लो। अब 2 पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 2r बचा। इसका मतलब b के लिए, यानी b का जो फॉर्मूला हमको मिला वो मिला b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 2r। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला है ड्यू टू सर्कुलर लूप, और ये कहाँ पर तैयार हुआ? एट द सेंटर। ओके, ये फॉर्मूले को आप याद रखिए, एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस तरीके से हमारा सर्कुलर लूप वाला जो पॉइंट है तो वो कंप्लीट हो गया। अब इस पूरे आर्टिकल को समझने के लिए और गहराई से इसको समझने के लिए एक प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम जो है वो आपके स्क्रीन पर अब नज़र आ रहा है। आप देखो, एक धाती तार को 3 हिस्सों में डिवाइड किए। इन 3 हिस्सों में से दरमियानी हिस्सा जो है वो सेमी सर्कल यानी नीम दायरा नुमा है। बाकी दोनों जो हिस्से हैं यानी पहला और तीसरा हिस्सा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, एकदम सीधे हैं, जैसा कि ये डायग्राम में दिखाया गया है। इन तीनों हिस्सों के ज़रिए पॉइंट ओ पर कितना मैग्नेटिसी अमाला बनेगा? ओके, हर एक का यानी हर हिस्से का इनफिरादी मैग्नेटिसी अमाला जो पॉइंट ओ पर बनेगा वो मालूम करना है, और उसके बाद पॉइंट ओ पर इन तीनों हिस्सों का मजमूई मैग्नेटिसी अमाला जो बनेगा वो मालूम करना है। ओके, तो चलो देखो इसको शुरू करते हैं। आप यहाँ पर एक चीज़ देखो, इस फिगर पे अगर आप गौर करेंगे तो एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि पहला जो पार्ट है वो लेफ़्ट साइड में है, यानी इस नीम दायरे के इस सेमी सर्कल के लेफ़्ट साइड में है। अगर मैं यहाँ एंगल की अगर बात करूँगा तो इस जगह पर एंगल की वैल्यू होना चाहिए 180 डिग्री। ओके, यानी पाई के बराबर। और जब मैं पहले पार्ट की बात करूँगा तो यहाँ पर एंगल की वैल्यू होना चाहिए 0 डिग्री। ओके, क्योंकि हम शुरुआत में जो एंगल लेते हैं वो एकदम राइट साइड में पॉजिटिव साइड से लेते हैं, तो वहाँ एंगल 0 लेना पड़ेगा, और एकदम लेफ्ट साइड में अगर चले जाते हैं तो वहाँ एंगल 180। तो बस आप इस बात को ध्यान में रखिए। अब इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप इस आर्टिकल को देखिए किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। सबसे पहले हिस्से के लिए अगर बात करेंगे, पहला हिस्सा क्योंकि लेफ्ट साइड में दिया हुआ है उसके लिए एंगल थीटा जो है वो 180 लेंगे। अब बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करो। बायो-सेवर्ट लॉ इस तरह से होगा, डी बी इज इक्वल टू, डी बी इसलिए क्योंकि हम एक सेक्शन की बात करें इसलिए, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह पर आप 180 ले लो। अब आप गौर करो, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पर हमने 0 रख दिए। जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा डी बी इज इक्वल टू 0। मतलब ये हुआ कि जो पहला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, स्ट्रेट लाइन वाला हिस्सा, इसके ज़रिए पॉइंट ओ पर कोई मैग्नेटिसी अमाला नहीं बनेगा, या मैग्नेटिसी अमाला अगर बना भी तो उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो 0 रहेगी। ओके, ये पहला पार्ट हो गया। अब चलिए तीसरे हिस्से पे चलते हैं। तीसरा हिस्सा जो है ये वाला हिस्सा, एकदम लेफ्ट साइड वाला हिस्सा, तो तीसरा हिस्सा जो है इसके लिए एंगल थीटा जो है वो 0 है। ओके, फिर हम यहाँ पर बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करेंगे। बायो-सेवर्ट लॉ के हिसाब से इसका मैग्नेटिसी अमाला जो बनेगा वो होगा डी बी इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा जो है, थीटा इज 0, तो साइन 0 ले लेंगे। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। ओके, फिर 0 से मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हिस्से की तरह तीसरे हिस्से का भी मैग्नेटिसी अमाला 0 है। तो स्ट्रेट वायर यानी सीधा जो तार है उसके ज़रिए पॉइंट ओ पर कोई मैग्नेटिसी अमाला नहीं बना। ऐसे ही तीसरा हिस्सा जो है उसके ज़रिए भी पॉइंट ओ पर कोई मैग्नेटिसी अमाला नहीं बना। अब बीच वाला जो सर्कुलर पार्ट है, नीम दायरा नुमा हिस्सा या आधा दायरा जैसा कॉस है ये। ओके, तो अगर इस आर को, इस कॉस के लिए अगर हम फॉर्मूले की अगर बात करेंगे तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हम एक काम करेंगे, दूसरा हिस्सा जो है, इस दूसरे हिस्से के अंदर सबसे ख़ास बात यह है कि उसके जितने भी इकाई हिस्से होंगे, इकाई टुकड़े होंगे डी एल बार, वो आर बार के साथ उमूदी होंगे। इसका मतलब उनका जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा 90 डिग्री। ओके, आप देखो, अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई है तो मैं यहाँ इस फिगर से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आप देखो, यहाँ पर मान लो आपने इतना बड़ा ये डी एल लिए। ओके, मान लेते हैं कि ये डी एल बार है। ओके, अब
ये वाला जो पार्ट है इतना, ये इसकी डायरेक्शन ऐसी रहेगी। अब इसको आप ओ के साथ जोड़ दो, ये आर बार हो गया। अब आप इन दोनों के दरमियान का एंगल देखो, ये एंगल 90 आएगा। ओके, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो क्योंकि डी एल बार जो है वो आर बार के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हम यहाँ पर थीटा की जगह पे 90 ले सकते हैं। फिर आप बायो-सेवर्ट लॉ यूज़ करो, तो डी बी की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। साइन थीटा की जगह पर, थीटा की जगह पर 90 ले लो, साइन 90 आ जाएगा। साइन 90 1 होता है, तो डी बी की वैल्यू आ गई μ0/4π आइडियल इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये डी एल की वैल्यू आ गई, यानी एक एलिमेंटल पार्ट के लिए, यानी एक छोटे से टुकड़े के लिए। अगर हमको पूरे आर्क के लिए अगर होना है, वो जो नीम दायरानुमा या सेमी सर्कुलर जो आर्क है उसके लिए अगर हमको चाहिए पूरे कंप्लीट आर्क के लिए, तो हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये ऐसा हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन μ0/4π इंटू आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। अब आप देखो आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, μ0/4π कॉन्स्टेंट है, दोनों को बाहर कर दो। इंटीग्रेशन डी बी का आंसर होगा बी, तो b की वैल्यू आ जाएगी μ0/4π आई अपॉन आर स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एल, और इसकी लिमिट रहेगी 0 से लेकर r तक। ओके, अब इसमें आप इंटीग्रेशन डी एल का जो आंसर है वो आएगा l, लिमिट रहेगी 0 से r तक। l की जगह पर आप पहले अपर लिमिट रखो, माइनस करके लोअर लिमिट, तो l की जगह पर पहले कैपिटल R ले लिए, माइनस करके l की जगह पे 0 ले लिए। जब यहाँ पे r आ जाएगा तो r से r का स्क्वायर कट जाता, और आपको फॉर्मूला जो मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, b इज इक्वल टू μ0/4π इंटू आई अपॉन आर। तो ये फॉर्मूला हमको मिला मैग्नातिसी अमाला का उस सर्कुलर पार्ट की वजह से, यानी बीच का जो दायरवी हिस्सा जो है उसकी वजह से पॉइंट ओ पर जो मैग्नातिसी अमाला बना वो इतना बनेगा। अब हमको देखना है कि पॉइंट ओ पर तीनों पार्ट जो है, तीनों हिस्सों के ज़रिए टोटल कितना मैग्नातिसी अमाला बना। तो अगर वो वैल्यू हमको अगर निकालना है तो उसके लिए आप देखो बी नेट इज इक्वल टू, पहले हिस्से का अमाला था 0 प्लस दूसरे हिस्से का अमाला था μ0/4π इंटू आई अपॉन आर, प्लस तीसरे हिस्से का अमाला है 0। ओके, पहला और तीसरा जो है वो स्ट्रेट लाइन था, तो उन्होंने कोई मैग्नातिसी अमाला बनाए नहीं थे, तो उनका मैग्नातिसी अमाला 0 ले लिया अपन लोगों ने। ओके, तो बी नेट इज इक्वल टू फाइनल आंसर जो आया वो आ गया μ0/4π इंटू आई अपॉन आर। तो आप याद रखो, ये जो फॉर्मूला हमको मिला ये उस सर्कुलर वो जो तीनों हिस्से जो है उन तीनों हिस्सों के ज़रिए जो मजमूई तौर पर, यानी टोटल या नेट जो मैग्नेटिक इंडक्शन है वो पॉइंट ओ के लिए हमको यहाँ पर मिल गया है। ओके, इसमें आप याद रखिए कि वो जो 3 अलग अलग हिस्से थे उसमें से स्ट्रेट लाइन वाले जो पार्ट है उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उनका मैग्नातिसी अमाला जो है वो 0 है। सिर्फ सर्कुलर आर्क वाला जो पार्ट है उसने अपना मैग्नातिसी अमाला जो है वो तैयार किया है। ओके, अब यहाँ पर आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्शन देखना हो तो हम इस फिगर में यहाँ पर आई की जो डायरेक्शन है सर्कुलर मतलब लूप में, उसमें आई की डायरेक्शन को देखकर हम दाएं हाथ का कानून जो है वो लगा सकते, और अगर हमने दाएं हाथ का कानून लगा दिए तो हमको यहाँ पर उसकी कीमत जो है वो इस तरह से मिलेगी, उसकी सीमत जो है इस तरह से मिलेगी कि नुक्ता ओ पर, यानी पॉइंट ओ पर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो है उसकी जो सिमत है वो होगी पेज की सतह से उमूदन बाहर की जानिब, यानी ऊपर की जानिब। इसीलिए अगर हमको उसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी सर्कल और सर्कल के अंदर एक छोटा सा एक डॉट। ओके, ये इस तरीके से। ओके, तो ये था हमारा आज का जो लेक्चर जो है। आज के इस लेक्चर के अंदर जितने भी हमने पॉइंट्स डिस्कस किए वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, और मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि आपको तमाम पॉइंट जो है वो समझ में आए होंगे। अगर किसी पॉइंट में कोई डिफ़िकल्टी हो या कहीं कोई चीज़ ऐसी हो जो समझ में ना आई हो तो आप मुझसे शेयर करके पूछ सकते हैं। चलिए, स्टडी करते रहिए। अल्लाह हाफिज़।